साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। लगातार यह श्रृंखला चल रही है, यूपी सुपर टेट में 30 नंबर को लेकर के जीके एंड करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला चल रही है। 2 वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो प्लेलिस्ट में आप सभी को करंट अफेयर्स के नाम से जीके एंड करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट दिखाई पड़ेगा। वहाँ पर आप जाकर के लगातार नियमित पढ़ाई करते रहिएगा। 30 क्वेश्चन सीधे तौर पर होता है और उसकी व्याख्या और विश्लेषण में और भी देखा जाए तो क्वेश्चन जुड़ जाते हैं। मतलब कहने को 30 क्वेश्चन होता है, अगर देखा जाए व्याख्या विश्लेषण को मिला करके तो 70 से 90 सवाल तक आपके तैयार हो जाते हैं हर सेशन से। आप लोगों की विशेष डिमांड थी कि व्याख्या को अधिक और बेहतर बनाया जाए, मतलब उसमें इमेज वगैरह और कनेक्ट कर दिया जाए तो खूब अच्छा सुंदर सा दिख जाए। तो मैंने वो प्रयास भी कर दिया है कि बेहतर हो गया है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। चैनल पर नए जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी को और इस तरीके की वीडियो और भी पोर्शन के मैं देना शुरू कर दूँगा। जितने मेरे सब्जेक्ट अच्छे हैं, मजबूत हैं, अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी किया हुआ विद्यार्थी आपको पढ़ा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि और भी सब्जेक्ट में मेरी बेहतर पकड़ है, डिलीवरी मेरी अच्छी रहेगी, तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। आइए सेशन का प्रारंभ करते हैं, हम सभी लोग चलते हैं। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग सेशन को खूब प्यार दे रहे हो, मतलब देख रहे हो आप सभी लोग वीडियो को और वीडियो को आप लोग सराह भी रहे हो, पसंद आप लोग खूब कर रहे हो। उम्मीद करूँगा कि इसी तरीके से आप पसंद करते रहेंगे। आइए सेशन के प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाता है। पहला क्वेश्चन आप देखिए और जवाब देना शुरू कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में 24वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया था? कौन से? 24वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये आप सभी से पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन में क्या है कि कह रहा है कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर, या नई दिल्ली भारत में, या बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। सवाल क्या है कि कह रहा है कि 24वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका जवाब आप सभी का हो जाएगा 24वें राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया जा रहा है, वो आयोजन किया जा रहा है ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाता है? बी विकल्प आप सभी का इसका उत्तर हो जाता है। 2026 में ध्यान दीजिएगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। 26 का करंट अफेयर्स यदि होशो-हवास से सवाल बनाया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पूरे 26 का करंट अफेयर आपका शामिल होगा। यदि आपकी परीक्षा जाती है कब? अगर आपकी परीक्षा जाती है नवंबर-दिसंबर में, तो पूरे 26 का करंट अफेयर आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। और एआई अगर क्वेश्चन बनाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो 24 वाला भी उठाएगा, तो वो भी बीच-बीच में मैं शामिल करते रहूँगा ताकि उसको भी अपन देखते रहें। अब राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर के कुछ और एडिशनल जानकारी आप सभी लोग ज़रूर ले लीजिएगा। एडिशनल जानकारियों में ध्यान दीजिएगा। 1930 का समय, इन खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन यानी कनाडा से हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब से हुआ है? 1930 से हुआ है। हैमिल्टन, कनाडा से इसका प्रारंभ हुआ है। 2010 में भारत ने पहली बार नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी करी थी। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम यानी कि इंग्लैंड में हुए थे और 2026 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ? 26 का राष्ट्रमंडल खेल स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किया जा रहा है। ये इससे संबंधित ज़रूरी जानकारियाँ होगा। पहले इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होना था, लेकिन बजट की कमी के कारण उसने मेज़बानी अपनी वापस ले ली थी। तो पहले के दिनों में अगर आप इसको पढ़े होंगे तो आपको ये मिलता रहा होगा ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होना था, लेकिन उसने इस आयोजन को वापस ले लिया बजट की कमी के कारण। आगे बढ़िएगा, दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन-सा एकमात्र जिला है जिसकी सीमाएँ 4 अलग-अलग राज्यों से स्पर्श करती हैं? कौन-सा जिला ऐसा है जिसकी सीमाएँ 4 अलग-अलग राज्यों को स्पर्श करती हैं? तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाता है भई? सोनभद्र ऐसा जिला है जिसके जो सीमाएँ होती हैं 4 अलग-अलग राज्यों को स्पर्श करती हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सोनभद्र जिला है। आइए सोनभद्र के विषय में और भी कुछ एडिशनल जानकारी ले लें और ये भी देख लें कि कौन-कौन राज्य इसको स्पर्श करता है। तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश की बात कर लें, सोनभद्र से मध्य प्रदेश जुड़ा होता है, झारखंड भी अटैच होता है।
छत्तीसगढ़ और बिहार। ध्यान दीजिएगा कितने राज्य स्पर्श करते हैं इसको, तो इसको मध्य प्रदेश, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार ये स्पर्श करता है। और एक और जानकारी ध्यान से समझिएगा, भारत की ऊर्जा राजधानी किसको कहा जाता है? भारत की ऊर्जा राजधानी सोनभद्र को कहा जाता है। ये पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा, तो नीचे पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे आप जुड़ जाइएगा तो आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, तो आपका अपना सेल्फ स्टडी अच्छा हो जाएगा। तो सोनभद्र भारत और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा एकमात्र जिला है जो चार राज्यों की सीमाओं को छूता है। ये चार राज्य हो गए कौन कौन से? मध्य प्रदेश हो गए, झारखंड हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए और बिहार हो गए। सोनभद्र को ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ललितपुर जिला तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यह एक एडिशनल जानकारी आप ले लीजिए। ललितपुर जिला जो है वो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सहारनपुर जिले की सीमा तीन राज्यों हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड से लगती है। तो ध्यान दीजिए, ललितपुर तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सहारनपुर जिले की सीमा जो है तीन राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। ये भी जरूरी सवाल हैं, ये भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का। इसरो द्वारा भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को क्या नाम दिया गया है, जिसे हाल ही में अंतिम चरण में पहुंचाया गया? सवाल क्या है? इसरो द्वारा भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन को क्या नाम दिया गया, जिसे हाल ही में अंतिम चरण में पहुंचाया गया था? तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? उसे गगनयान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गगनयान के नाम से जाना जाता है। अब इसके विषय में कुछ एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। गगनयान भारत का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। गगनयान पहला क्या है? गगनयान भारत का पहला जो है स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान है। इस मिशन के तहत तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाना है। अंतरिक्ष यात्रियों के परीक्षण से पहले इसरो ने व्योम मित्र नामक एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा। तो यह भी जरूरी ध्यान से समझिएगा, कौन सी महिला रोबोट भेजी गई थी? तो यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों के परीक्षण से पहले व्योम मित्र नामक एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। और जानकारी, इस मिशन की सफलता के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश बनेगा भारत? चौथा देश बन जाएगा। समुद्रयान की बात करें तो समुद्रयान मिशन गहरे समुद्र के अध्ययन, मत्स्य यानी कि 6000 पनडुब्बी से संबंधित है। ये आगे बढ़िएगा, सवाल अगला आता है कौन सा? चौथे नंबर का। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य किस वर्ष रखा हुआ है? सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? सवाल आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो किस वर्ष तक ये लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की राज्य की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। आइए इसके विषय में जानकारी और भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ डॉलर बनाने का लक्ष्य 2027 तक निर्धारित किया है। इसके लिए सरकार ने डेलाइट इंडिया, ध्यान दीजिएगा, डेलाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। इसको डेलाइट इंडिया इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। हालिया यूपी बजट जो 26-27 आया था ना, इसी $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को ध्यान में रख करके पेश किया गया है। और भारत के संदर्भ में बात कर लें तो भारत में यूपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था बन गया है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर है। भारत सरकार ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। आगे बढ़िएगा, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल है 5वें नंबर का। वर्ष 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? कौन से नंबर की बात की जा रही है? 52वें नंबर की बात की जा रही है। तो इसका हो जाएगा आप सभी का उत्तर कौन सा हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आप सभी का कौन सा होता है? फ्रांस आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके विषय में कुछ एडिशनल जानकारी अपन ले लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन की बात अगर हम करें तो 2024 का 50वां शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित हुआ था। वर्ष 2025 का 91वां यानी कि 51 नंबर का शिखर सम्मेलन कनाडा में आयोजित किया गया था। और 26 का जो 52वां G7 शिखर सम्मेलन होगा वो फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। और भी जानकारियां इससे संबंधित, G7 दुनिया की 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं
का एक समूह होता है। दुनिया के 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था वाले जो देश होते हैं, उन्हीं का समूह जो होता है उसी को G7 के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन-कौन से आ जाते हैं? इसमें कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, जापान, यूके और अमेरिका का समूह आता है। भारत G7 का आधिकारिक सदस्य नहीं है, लेकिन उसे हर साल विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। तो इतनी जानकारी पर्याप्त रहेगी। आगे देखेंगे हम सभी लोग 6वें नंबर का, कह रहा है प्रसिद्ध पारंपरिक कड़ाही कला चिकनकारी उत्तर प्रदेश के किस जिले का एक जिला एक उत्पाद है? कौन से जिले का एक जिला एक उत्पाद है ये? तो यहाँ पर आप सभी को पता है, जब भी चिकनकारी की बात आ जाएगी, यहाँ पर उत्तर आप सभी का सही हो जाना चाहिए। कौन सा? लखनऊ आप सभी का उत्तर हो जाएगा। आइए अब इसके विषय में एडिशनल जानकारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कला और ओडीओपी की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यहाँ पर ओडीओपी का मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के विषय में बात करें तो चिकनकारी सफेद सूती कपड़े पर की जाने वाली एक बहुत बारीक और सुंदर पारंपरिक कढ़ाई है, जो नवाबों के शहर लखनऊ की पहचान है। लखनऊ को जरदोजी, ध्यान दीजिएगा, जरदोजी और चिकनकारी दोनों के लिए ओडीओपी योजना में शामिल किया गया है। तो लखनऊ को किन दो ओडीओपी योजनाओं में किन दो कार्यों के लिए? तो यहाँ पर आपको दो उत्तर मिलेगा, एक जरदोजी हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? चिकनकारी हो जाएगा। दोनों के लिए ओडीओपी योजना में शामिल किया गया है। बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी अपने बनारसी सिल्क साड़ी और ब्रोकेट के लिए प्रसिद्ध है, और रामपुर अपनी विशेष रामपुरी चाकू और पैंच वर्क के लिए जाना जाता है, और वहीं पर प्रतापगढ़ जिले को आंवला उत्पादन के लिए ओडीओपी का दर्जा दिया गया है। मेरठ की बात करें तो खेल के सामान के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए जाना जाता है। इस तरीके से आप सभी लोगों को ये भी तैयार रखना चाहिए। ओडीओपी प्रोग्राम को निश्चित तौर पर तैयार रखिए, इसके सवाल आपको परीक्षा में देखने को अनिवार्यतः मिलेंगे ही मिलेंगे। सवाल नंबर 7वें की तरफ चलेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 जो हमेशा चर्चाओं में रहता है, वो किससे संबंधित है? कौन से आर्टिकल की बात की जा रही है? आर्टिकल 44 की बात की जा रही है। हमेशा जो चर्चाओं में रहता है वो किससे संबंधित होता है? तो यहाँ पर आप सभी का उत्तर सही हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। यहाँ पर आप सभी का उत्तर कौन सा सही हो जाता है? समान नागरिक संहिता। विकल्प नंबर ए आप सभी का जवाब सही हो जाता है। इसके विषय में आइए जानकारी लेते हैं। भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण अनुच्छेद 44 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, और यह पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करता है। स्वतंत्रता के बाद गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर यूसीसी लागू किया गया था। कौन सा राज्य है भाई? गोवा भारत का ऐसा राज्य, एकमात्र राज्य है जहां पर यूसीसी लागू किया गया था पुर्तगाली नागरिक संहिता के कारण। हाल ही में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन चुका है। अनुच्छेद 40 की बात कर लें, अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित होता है, और अनुच्छेद 50 की बात कर लेते हैं तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित होता है, जो कि विकल्प में है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आता है, कौन सा? 8वें नंबर का, कह रहा हॉकी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 किन देशों में संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है? किन देशों में यह संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर आप सभी का हो जाएगा कौन सा? बी विकल्प आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में ये आयोजित किया जा रहा है। इसके संबंध में और भी जानकारी ले लेते हैं। 2026 का पुरुष और महिला एफआईएच हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड यानी कि बावरे और एम्सटेलविन शहर में संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा है। इससे पहले 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप भारत के ओडिशा यानी भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया गया था, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप कहां पर आयोजित हुआ था? भारत के ओडिशा यानी भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया गया था। 2023 के विश्व कप में जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके खिताब जीता था, ये भी जानकारी आपको याद रहनी चाहिए। एडिशनल जानकारी में आगे बढ़ेंगे। भारत ने अब तक केवल एक बार 1975 में अजीत पाल सिंह की कप्तानी में हॉकी विश्व कप जीता है। भारत ने अब तक हॉकी विश्व कप की बात करें अगर हम, 1975 में अजीत पाल सिंह की कप्तानी में एक बार मात्र जीता हुआ है। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थित है? राउरकेला में है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, ये वाला जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थित है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, राउरकेला में स्थित है।
आगे देखिएगा, 9वें नंबर के सवाल में कहता है कि हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तो आप सभी को पता है, कंठस्थ होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है ये। आगे बढ़ेंगे, इनके विषय में और भी जानकारी ले लेते हैं और भी जो विकल्प में है रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंद्र हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक नाटक है। इनका जन्म जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु जी एक अन्य बेहद प्रसिद्ध रचना पूछी जाती है जो अक्सर भारत दुर्दशा ये भी पूछी जाती है, और जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचनाओं में कामायनी और चंद्रगुप्त शामिल है जो एग्जाम में लगातार आते हैं। धर्मवीर भारती ने प्रसिद्ध नाटक अंधा युग और उपन्यास गुनाहों का देवता लिखा है। ये रचनाएं आपके सिलेबस में अगर आप देखेंगे जीके एंड करंट अफेयर्स में, तो महत्वपूर्ण रचनाएं बकायदा लिखा हुआ है सिलेबस में। तो रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं आ सकती हैं? साहित्यिक रचनाएं भी आ सकती हैं और अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों की भी रचनाएं पूछी जा सकती हैं कि जिन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा है, तो उस टाइप की भी रचनाएं शामिल रहेंगी और वो प्रैक्टिस में मैं शामिल करते रहूंगा। आपको चुपचाप केवल पढ़ाई करना है, टेंशन नहीं लेना है। आइएगा 10वें नंबर के सवाल की तरफ चलेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किसे नहीं याद होगा ये, है ना? ये तो सभी को याद होगा। यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। सी विकल्प आप सभी का करेक्ट होगा। देखिए, डॉक्टर मनकोम्बू संबशिवन स्वामीनाथन पूरा नाम इनका ये होता है क्योंकि भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिनका निधन 2023 में हुआ। कृषि में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने हाल ही में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है भाई? वर्ल्ड वाइड अगर बात किया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं अमेरिका को। ध्यान दीजिएगा, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। लेकिन भारत के स्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्वामीनाथन जी हो जाते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित होता है? दुग्ध उत्पादन का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ध्यान दीजिएगा, कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित होती है और नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित होती है। यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में। सवाल नंबर 11 पर अपन आगे बढ़ेंगे। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी COP31 2026 सम्मेलन कहां पर प्रस्तावित है? तो यह सम्मेलन कहां पर प्रस्तावित होगा? तो यह सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत क्षेत्र में प्रस्तावित है। यहां पर विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाता है आप सभी का? विकल्प नंबर बी सही हो जाता है। अब इसके विषय में एडिशनल जानकारी पर आते हैं। 1995 को आप याद रखिएगा, पहला COP सम्मेलन 1995 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। पहला सम्मेलन कब हुआ था? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की अगर हम बात करें, COP की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो जलवायु परिवर्तन का जो पहला सम्मेलन हुआ था 1995 में हुआ था, बर्लिन जो कि जर्मनी का शहर है। 2025 की बात करें तो यह सम्मेलन कहां पर हुआ था? ब्राजील के बेलम शहर में आयोजित किया गया था। 2026 में जो आयोजित होने वाला है COP31 कॉन्फ्रेंस की बात करें, उसकी मेजबानी के लिए ऑस्ट्रेलिया ने प्रशांत देशों के साथ मिलकर बोली लगाई है और यह वहीं पर प्रस्तावित है। इसके बाद 2028 की अगर हम बात करें, भारत ने 2028 में होने वाले COP33 सम्मेलन की मेजबानी करने का आधिकारिक प्रस्ताव रखा हुआ है। तो जो भी आपसे पुराना या नया इससे रिलेटेड जलवायु परिवर्तन से सवाल होगा, वो सब इसके अंदर शामिल है। आगे बढ़िएगा, 12 नंबर के सवाल में पट्टचित्र किस राज्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध पारंपरिक चित्रकला शैली है? कौन से राज्य की पूछ रहा है? यहाँ पर पट्टचित्र से संबंधित पूछ रहा है कि किस राज्य की एक बहुत ही प्रसिद्ध पारंपरिक चित्रकला शैली है। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? उड़ीसा आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। उड़ीसा के विषय में बात करें तो भारत की परम प्रमुख पारंपरिक चित्रकला में पट्टचित्र उड़ीसा की एक बहुत पुरानी और पारंपरिक स्क्रॉल पेंटिंग यानी कपड़े पर की जाने वाली चित्रकला है। ये पट्ट जो पारंपरिक स्क्रॉल पेंटिंग की बात कर देते हैं यानी कि कपड़े पर की जाने वाली चित्रकला होती है। या मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं विशेषकर भगवान जगन्नाथ की कहानियों पर आधारित होती है। वहीं पर वर्ली चित्रकला की बात अगर करें, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की प्रसिद्ध कला है। और फाड़ चित्रकला की बात करें तो फाड़ चित्रकला और बनी ठनी ये राजस्थान से संबंधित है। बहुत पूछा जाता है बनी ठनी चित्रकला। तो फाड़ चित्रकला या बनी ठनी
राजस्थान से संबंधित है। और काली घाट चित्रकला पश्चिम बंगाल के लोक कला से संबंधित है। कौन सी बात करी जा रही है? काली घाट चित्रकला किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल की लोक कला से संबंधित है। सवाल अगला आता है 13 नंबर का। 2027 का आईसीसी पुरुष विश्व कप जो क्रिकेट से संबंधित है, किन देशों में आयोजित किया जाएगा? किन देशों में आयोजित किया जाएगा? तो क्रिकेट प्रेमियों को यह उत्तर निश्चित तौर पर पता होगा कि अगला विश्व कप बहुत ही भयानक तौर पर आयोजित हो रहा है, यानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया ये संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं। यानी कि इन सभी के वेन्यू पर मैचेज होंगे, अफ्रीका में, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, सभी के जगहों पर ये क्रिकेट विश्व कप खेला जाएगा। यहाँ पर क्रिकेट विश्व कप के आयोजन की बात करें तो 2023 का पिछला विश्व कप भारत में आयोजित हुआ था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आप सभी को याद होगा, बुरी तरह से याद होगा। 27 की बात करें तो 27 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप अफ्रीकी महाद्वीप के 3 देशों दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में संयुक्त रूप से आयोजित होना है। और 2031 का क्रिकेट विश्व कप फिर से भारत और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़िएगा तो देखिए, जब भी पढ़िए ऐसे कोई आयोजन को पढ़िए तो पिछला वाला, वर्तमान वाला और आगे वाला ये सभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात करेंगे 14 नंबर के सवाल पर, तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में फैजाबाद यानी वर्तमान में अयोध्या से विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कहां से ये पूछ रहा है? कह रहा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी को याद होना चाहिए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, इनके द्वारा ये नेतृत्व किया गया था। यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ए विकल्प आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाता है। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। अंग्रेज उनसे इतने डरे हुए थे कि उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। खान बहादुर खान ने बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया था, है ना? ये एडिशनल जानकारियां हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। खान बहादुर खान कहां से नेतृत्व किए थे? बरेली से। और लियाकत अली ने इलाहाबाद यानी प्रयागराज से कमान संभाली थी। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ यानी अवध से विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। सवाल अगला आता है 15 नंबर का। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था? ये किसके विषय में सवाल पूछ रहा है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिन्हें मरणोपरांत क्या दिया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था। तो आप सभी को पता है कि जनरल बिपिन रावत यहां पर हो जाएंगे। आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए इनके विषय में और भी जानकारी लेते हैं। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया था। उन्हें मरणोपरांत 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वर्तमान 2026 तक में बात करें तो भारत के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, सवाल आता है 16 नंबर का। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? किसके विषय में सवाल ये पूछ रहा है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान पूछ रहा है कि कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो दलहन संबंधित जो बात की जाएगी वो कहां पर स्थित हो जाएगा? कानपुर। आप सभी का जवाब हो जाएगा कौन सा? कानपुर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर कल्याणपुर में स्थित है। कानपुर के या दलहन फसलों जैसे कि चना हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक जिसमें होता है ना? कार्य है कि मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ये काम करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दलहन फसलें जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी कार्य करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम बात करें भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो जैसे ही कालीन नाम आ जाएगा भदोही आपका उत्तर सही हो जाना चाहिए, सभी को कंठस्थ होता है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान की अगर हम बात करें तो कहाँ पर स्थित है? वो भी कानपुर के अंदर स्थित है। कौन सा? सरकरा संस्थान की बात करें तो कानपुर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर होगा? मखदूम मथुरा में होगा। कहां पर होगा? मखदूम मथुरा में होगा। सवाल आता है 17 नंबर का। संस्कृत व्याकरण का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था? कौन सा पूछ रहा है यहाँ पर? अष्टाध्यायी के विषय में पूछ रहा है। तो अष्टाध्यायी किसे नहीं याद होगा? तो यहाँ पर आप सभी का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? महर्षि पाणिनि हो जाते हैं। अब आइए ध्यान दीजिएगा, महर्षि पाणिनि जो है अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला और सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। संरचना की बात करें 8 अध्याय, लगभग 4000 नियम इसमें होते हैं, सूत्र होते हैं। वहीं पर महर्षि पतंजलि के विषय में बात करें तो इनकी जो रचना है वो कौन सी है? महाभाष्य है। यह अष्टाध्यायी पर लिखी गई प्रसिद्ध टीका है।
तो ध्यान दीजिएगा, महर्षि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी पर प्रसिद्ध टीका महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। कई बार अलग-अलग सवालों में ये परीक्षा में मतलब कई बार अलग-अलग परीक्षाओं में ये सवाल बन चुका है। कालिदास की बात करें तो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। महर्षि वाल्मीकि का रामायण है जो संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है। बात करेंगे 18 नंबर में, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ये सभी को कंठस्थ होगा, है ना? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाता है? तो राजकीय पुष्प हो जाता है पलाश, यानी कि टेसू हो जाता है। कौन सा हो जाता है? टेसू हो जाता है, जिसे पलाश कहा जाता है। अब आइए देखते हैं पलाश या टेसू के विषय में, तो और भी जानकारियां यहाँ पर ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों की बात करें तो अशोक जो है वृक्ष, अगर पूछा जाए आपसे कि राजकीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। यहाँ पर पक्षी की बात करें तो सारस यानी कि क्रॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा बात करें बारहसिंघा, ये क्या हो जाएगा? स्वैम्प डियर, पशु। अगर आपसे राष्ट्रीय यहाँ पर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछेगा तो बारहसिंघा हो जाएगा, जिसको स्वैम्प डियर कहा जाता है। इसके अलावा पुष्प में पलाश है, टेसू है, जंगल की आग के नाम से भी इसको जाना जाता है। 2011 में इसे राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया है? 2011 में इसे राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक की अगर हम बात कर दें, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कौन सा हो जाएगा? कमल हो जाएगा, है ना? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, ये सभी को याद है। तो राज्य का आप याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का पलाश हो जाएगा, टेसू हो जाएगा, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है। 2011 में इसे घोषित किया गया है। अगले सवाल की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर का है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कुल कितने स्थायी सदस्य देश हैं जिनके पास वीटो पावर है? कौन सा सवाल पूछ रहा है? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं, देश हैं जिनके पास वीटो पावर है? तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5 सदस्य हैं जिनके पास क्या है? वीटो पावर है। कौन कौन से हैं? तो आइए जानकारी लेते हैं। यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या की बात करें, अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो कुल सदस्य कितने हैं? 15 हैं। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है इसका? न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। केवल इन्हीं देशों के पास वीटो पावर है। इसके अलावा बात करें तो 10 अस्थायी सदस्य हैं, महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इनका चुनाव कितने दिन के लिए होता है? तो 2 साल के लिए इनका चुनाव होता है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत स्थायी सदस्यता का दावेदार है और G4 समूह यानी कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान का हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग करता है। आगे देखेंगे। सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला सदस्य कौन है? तो यहाँ पर पहली महिला सदस्य के विषय में पूछ रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का कौन सा? एनी बेसेंट आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाता है। आइए जानकारियां लिया जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में ये ओ ह्यूम द्वारा की गई थी। कब की गई थी कांग्रेस की स्थापना? तो ये 1885 में की गई थी। ये ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला, है ना? उपलब्धि क्या थी कि अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग आंदोलन इन्होंने चलाया था। ध्यान दीजिएगा, होम लीग आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था। सरोजिनी नायडू की बात करें अगर हम, तो 1925 में कानपुर में इन्होंने अध्यक्षता की थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें अगर हम, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख महिला अध्यक्षों में भारतीय की बात करें तो कौन हो जाएगा? सवाल कौन सा पूछा था कि अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला पूछा था, भारतीय महिला नहीं पूछा था। अगर भारतीय महिला पूछेगा तो कौन हो जाएगा भाई? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और 1933 की बात करें तो नेल्ली सोन गुप्ता कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष ये बनी थी, है ना? कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। आगे बढ़िएगा। 21 नंबर में ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कौन सा अभयारण्य पूछ रहा है यहाँ पर? ओखला पक्षी अभयारण्य पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन होता है कौन सा? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में राइट ऑप्शन आप सभी का बी हो जाता है। देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं ओखला पक्षी अभयारण्य की। तो यमुना नदी के बैराज पर गौतम बुद्ध नगर नोएडा जिले में। विशेष क्या है कि दिल्ली यूपी सीमा पर स्थित पर्यावरण संरक्षण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य की बात करेगा तो उन्नाव हो जाएगा। नया नाम इसका हो गया शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य। ध्यान दीजिएगा,
कौन से पक्षी अभयारण्य का नाम बदला गया है? तो नवाबगंज अभयारण्य का नाम जो है, जो कि उन्नाव में स्थित है, उसे शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कह दिया गया, कहा जा रहा है। लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य कन्नौज में स्थित है। किसकी बात की जा रही है? लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य अगर आपसे पूछे तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। कौन सी बात की जा रही है? यूपी का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य अगर पूछा जाएगा तो यही उत्तर आपका हो जाएगा। कौन सा? लाख बहोसी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कन्नौज में। पार्वती अर्गा की बात करें पक्षी अभयारण्य, तो ये गोंडा जिले में स्थित है। कहां पर? गोंडा जिले में स्थित है। आगे बढ़िएगा 22 नंबर में, राउफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है? किस कौन सी पूछ रहा है यहाँ पर? पूछ रहा राउफ। राउफ कहां से संबंधित है? तो राउफ है जम्मू कश्मीर से संबंधित। कहां से संबंधित है ये? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन आपका ए विकल्प हो जाता है। आइए अलग अलग स्टेट की बात भी कर लिया जाए यहाँ पर। तो बात की जा रही है जम्मू कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य राउफ है। कश्मीर घाटी की महिलाओं द्वारा बसंत ऋतु में ईद के त्योहारों पर यह किया जाता है। इससे अन्य नृत्य की बात करें तो हिकत और कूद दंडी नाच भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर में दो और नृत्य प्रसिद्ध हैं, हिकत और कूद दंडी नाच भी प्रसिद्ध है। पंजाब राज्य की अगर हम बात कर दें तो भांगड़ा और गिद्दा यहाँ पर प्रसिद्ध होता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नाटी बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो नाटी जो बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। आगे बढ़िएगा, सवाल आता है कौन सा? 23 नंबर का। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? सवाल क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 35 ईयर हो जाएगा। आइए और भी समझ लेते हैं कुछ एक। तो देखिए 21 वर्ष में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाते हैं। प्रधान बनने के लिए 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य यानी सांसद या मुख्यमंत्री या विधायक बनने के लिए है। 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए है और 35 वर्ष राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए होता है। और विशेष जानकारी ये है कि अनुच्छेद 157 राज्यपाल बनने के लिए भारत का नागरिक होना और 35 वर्ष की आयु पूरी करना अनिवार्य है। तो किसके अंतर्गत राज्यपाल की आयु की बात की जाती है? तो अनुच्छेद 157 के अंतर्गत बात की जाती है। आगे देखेंगे 24 में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन सा सवाल पूछ रहा है यहाँ पर? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर प्रथम व्यक्ति की बात कह रहा है, तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? जी शंकर कुरूप। यहाँ पर जी शंकर कुरूप आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आइए अन्य बाकियों की भी बातें कर लिया जाए यहाँ पर। तो देखिए स्थापना कब हुई है? 1961 में। पुरस्कार वाग्देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा और 11 लाख रुपए। भाषाओं की बात करें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं और अंग्रेजी में कार्य करने वालों पर यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम विजेता की बात करें तो जी शंकर कुरूप जो है मलयालम लेखक हैं। इनकी रचना कौन सी थी? ओडक्कू झल यानी बांसुरी के लिए। तो ध्यान दीजिएगा प्रथम हिंदी विजेता कौन थे? 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया था। कब? 1968 में। प्रथम महिला विजेता 1976 में आशा पूर्णा देवी बंगाली लेखिका थी, उन्हें प्राप्त हुआ था। आगे आ जाइएगा 25 नंबर में, कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेगा अगर तो लीवर आपका उत्तर सही हो जाएगा, है ना? लीवर आप सभी का उत्तर सही हो जाता है। यकृत। आइए छोटी ग्रंथि की बात करें। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपके मस्तिष्क में स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो शरीर की सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी होता है। ये कार्य इसका होता है पित्त रस का निर्माण करना, वसा के पाचन में मदद करता है और विटामिन ए डी ई के का संचय करने का काम ये करता है। और यही वो लीवर है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ब्लड में शर्करा के स्तर को मेंटेन करता है, ताकि जो वो ग्लाइकोजन में बदलने का काम इंसुलिन करता है। लेकिन वो जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर कहाँ पर होता है? स्टोर होता है लीवर में। फिर से एक बार सुन लीजिए। अग्नाशय की बात करें तो यहाँ पर अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन का स्राव करती है ये, और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और वो ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर हो जाता है? लीवर में स्टोर हो जाता है।
इस तरीके से ये दोनों ऑर्गन मिल करके ब्लड शर्करा को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर 26 नंबर में, खेल-कूद से संबंधित उबेर कप का संबंध किस खेल से है? किससे संबंधित पूछ रहा है? उबेर कप से संबंधित पूछ रहा है कि खेल-कूद से संबंधित उबेर कप किससे संबंधित है? तो उबेर कप की बात करें तो महिलाओं का बैडमिंटन होता है ये। कौन-सा होता है ये? महिलाओं का बैडमिंटन होता है। ए विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए इससे संबंधित एडिशनल जानकारी लेते हैं। बैडमिंटन उबेर कप की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम यानी थॉमस कप की बात कर दे तो पुरुष से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, उबेर कप किससे है? अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम से। थॉमस कप की बात कर दें तो ये पुरुष से संबंधित है। भारत की पुरुष टीम ने 2022 में इतिहास रचते हुए पहली बार थॉमस कप जीता था। लॉन टेनिस की बात करें तो डेविस कप इससे संबंधित होता है और बिली जीन किंग कप की बात करें, फेड कप की बात करें तो ये महिला से संबंधित है लॉन टेनिस से। तो लॉन टेनिस से संबंधित कप की बात करें तो डेविस कप हो गया, है ना, पुरुष से संबंधित, और बिली जीन किंग कप और फेड कप की बात करें तो महिला से संबंधित हो गया। आगे बढ़िएगा और वो जानकारियां जो हैं वो आगे आपको प्रदान कर रहे हैं। 27 में आ जाइएगा, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किसको नहीं याद है ये? 22 मार्च आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। विश्व जल दिवस मनाने का समय कौन-सा होता है? 22 मार्च होता है। देखो, इन तीनों में से 22 की तारीख में से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस दुनिया भर में मीठे पानी के महत्व को समझने के लिए होता है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तीनों तारीखों में जो 22 है ना, 22 मार्च जल दिवस, और 22 अप्रैल की बात कर दें तो विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो जाता है। और अन्य महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो सभी को याद है। आगे बढ़िएगा, सवाल अगला आता है कौन सा? 28। प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, तो ये तो सभी को याद है, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी होती है। आगे बढ़िएगा, नर्मदा और ताप्ती की बात कर दें, ये नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, है ना। अरब सागर में गिरने वाली नदियों में अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो गोदावरी है। दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, लगभग 1465 किलोमीटर। कितना? 1465 किलोमीटर। उपनाम इसका आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, वृद्ध गंगा भी इसको कहा जाता है। मार्ग इसका क्या होता है? महाराष्ट्र के नासिक यानी कि त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कावेरी की बात करें तो इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि इसका पानी भी पवित्र माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है। वहीं पर कावेरी की बात अगर हम करें तो इसे क्या, भारत की, दक्षिण भारत की गंगा इसे भी कहा जाता है, कावेरी नदी को। आगे बढ़ जाइएगा 29 में, मेजर ध्यानचंद की प्रसिद्ध आत्मकथा का क्या नाम है? किसकी बात की जा रही है? मेजर ध्यानचंद की बात की जा रही है। उनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या हो जाएगा? गोल। गोल उन्होंने लिखा है। अब आइए एडिशनल जानकारी दे देते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। इन्होंने लिखा था क्या? गोल, 1952 में। ये इनकी प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी है। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो प्लेइंग इट माई वे इनके द्वारा लिखी गई है। कौन सी? प्लेइंग इट माई वे। और मिल्खा सिंह की बात करें तो फ्लाइंग सिक्स जिसको कहा जाता है, द रेस ऑफ माई लाइफ इन्होंने लिखा था। और सुनील गावस्कर की बात करें तो सन्नी डेज इन्होंने लिखा था। कपिल देव की बात करें तो स्ट्रेट फार्म द हार्ट, ये इनकी रचना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दे रहा हूं कि रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। कौन सी रचना आपसे पूछी जाएगी? हिंदी साहित्य से संबंधित या ऐसे महान व्यक्तियों से संबंधित जो अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करने के लिए जाने जाते हैं, वो आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़िएगा, 30 नंबर में कह रहा, हाल ही में 2025 में आयोजित हुए उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक महाकुंभ मेले का आयोजन राज्य के कौन से शहर में किया गया? तो ये तो सभी को याद है भाई। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? प्रयागराज आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाता है। कुंभ मेले भारत में 4 स्थानों पर लगते हैं। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगता है, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे लगता है, और प्रयागराज में तो आप सभी को पता है कि हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है।
हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे होता है और उज्जैन में, एक बार फिर से वही तो बात हो गई चिब्रा, कुंभ मेले को 17 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये आप सभी का महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो इस तरीके से ये 30 सवालों की श्रृंखला हम लोगों की समाप्त हो गई। उम्मीद करेंगे कि आपको ये 30 सवाल बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, पढ़ करके आपको आनंद भी आया होगा। सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर रिप्लाई दीजिएगा आप सभी लोग। और इस तरीके से आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर जीके एंड करंट अफेयर्स की अनवरत सीरीज में आप सभी को प्रदान करते रहूंगा। व्याख्या विश्लेषण करूंगा तो वीडियो 40 मिनट 50 मिनट तक भी पहुंच सकती है। आप लोगों को इतना देर तक पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।